Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 7th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download Daily MCQ and Vishleshan magazine from our website by clicking the link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram, and Telegram channel for other study materials and notes. Kindly note that Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS examination, then you can enroll in our foundation batches, where you can prepare civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its mock test series for UPSC and other state PCS examinations, prelims 2021. This test series will be available both in online and offline format. So if you are going to give this year prelims examinations, then you can enroll in this test series. For more information, you can call in this given number. So let's start our daily news analysis for today. देखिए, आज का हमारा पहला न्यूज है इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड। रिसेंटली थाने क्रीक को, जो एक फ्लेमिंगो सेंचुरी है, उसको एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। सो ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है और कैसे ये काम करता है, थोड़ा समझते हैं। न्यूज पे चलते हैं। न्यूज ये है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा, इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के नोटिफिकेशन निकालती है। has notified an eco-sensitive zone around the Thane Creek Flamingo Sanctuary in Maharashtra। तो थाने क्रीक जो है वो महाराष्ट्र में है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस रीजन को लगभग इस पूरे रीजन को फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस पूरे रीजन को या उसको एक इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। The eco-sensitive zone is meant to act as a buffer for protected areas and reduce developmental pressures around the wildlife sanctuaries to the national park। इस रीजन में संजय गांधी नेशनल पार्क पड़ता है। देखिए, जो इको सेंसिटिव जोन है बफर के तौर पर काम करता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे अगल बगल रहने वाले कोई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। तो इस थाने क्रीक को बफर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से बगल में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसको ये प्रोटेक्शंस मिलेगा, और जिसके चलते इस नेशनल पार्क को भी कहीं ना कहीं ये थाने क्रीक एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अगर की पॉइंट्स के बारे में देखा जाए तो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी इज द सेकंड मैरीन सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर मालवम सेंचुरी एंड लाइज अलोंग द वेस्टर्न बैंक ऑफ द थाने क्रीक। ठीक है, वेस्टर्न बैंक ऑफ द थाने क्रीक के तरफ में ये लोकेटेड है, ये आपका फ्लेमिंगो सेंचुरी, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड नेचुरल बाय द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया हुआ है। एंड TCFS is home to 39 categories of mangrove species, 167 species of birds like flamingos, 45 fish species and 59 species of butterfly, whereas 67 insect species and mammals like jackals among others। तो ये एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन पड़ता है ये थाने क्रीक, और इसकी प्रोटेक्शन बहुत ही पहले होनी चाहिए थी। इको सेंसिटिव जोन के बारे में और डिटेल में अगर जाना जाए तो इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, इसको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहा जाता है, आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये रीजन वह रीजन होता है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगल बगल के 10 किलोमीटर का जो रेंज होता है, एरिया होता है, वो लगभग एक तरह से उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो रहने वाले नेशनल पार्क, इसके अंदर जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस बफर जोन का काफी इंपॉर्टेंस होता है। इन केस ऑफ प्लेसेस विद सेंसिटिव कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस क्रूशियल फॉर लैंडस्केप लिंकेज, इवन एरियाज बियॉन्ड 10 किलोमीटर विद कैन बी इंक्लूडेड इन द इको सेंसिटिव जोन। तो अगर जरूरत के हिसाब से 10 किलोमीटर के अबव बियॉन्ड भी इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये जो करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत करता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
इसका एम क्या होता है तो थोड़ा देखते हैं। इसका एम जो होता है इको सेंसिटिव जोन का, टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो एज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम इनकम्प्रेसिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इको ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराता है ये इको सेंसिटिव जोन। दूसरा, ये एक्टिविटीज जो होती है ये एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, जैसे कि प्रोहिबिटेड एक्टिव, इसमें कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज होती है, कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती है और कुछ परमिटेड एक्टिविटीज होती है। जैसे कि अगर हम कहें प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के बारे में तो कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती है। तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो होता है आपके कमर्शियल्स, जो माइनिंग होती है वो यहाँ पर नहीं होती। दूसरा, सॉ मिल यहाँ पर आप नहीं लगा सकते, जो लकड़ी काटने की जो मशीन वगैरह होती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल कॉजिंग पॉल्यूशंस, यहाँ पर इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते जो पॉल्यूशन करे, चाहे वो एयर, वाटर, सॉइल या नॉइज पॉल्यूशन ही क्यों ना हो। एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी यहाँ पर नहीं लग सकता। Commercial use of wood, tourism activities like hot air balloon over the national park, discharge of effluents और any solid waste और production of hazardous substances, ये भी क्या होता है, restricted होता है यहाँ पर या prohibited होता है। दूसरा, अगर regulated activities के बारे में बोला तो felling of tree काटा जा सकता है, उसके लिए regulations आती है। Establishment of hotels and resort, उसके लिए भी आपको modus operandi दिया जाता है, उसके लिए भी regulations होती है। कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, अगर आपको करना है तो उसके लिए भी एक रेगुलेशन होती है। इरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर सिस्टम एग्जांपल एडॉप्शन ऑफ हेवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, वाइडनिंग ऑफ रोड्स वगैरह, अगर ये सब करना है तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अगर परमिटेड एक्टिविटीज में देखा जाए तो परमिटेड एक्टिविटीज में एक्टिविटीज ऑनगोइंग एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, ये आप कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा सकता है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उसको यूज किया जा सकता है। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज, बाकी ग्रीन टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की एक्टिविटीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती है इको सेंसिटिव जोन के अंदर में। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। एक तो इको सेंसिटिव जोन होता क्या है और रिसेंटली ये कौन से रीजन में डिक्लेयर किया गया है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जो प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। और इस थाने क्रीक इको सेंसिटिव जोन के बगल में कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इको सेंसिटिव जोन का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि ये जो होते हैं इको सेंसिटिव जोन, ये मिनिमाइज करता है द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। area adjacent to protected areas have been declared as eco-sensitive zone as it act as a shock absorber। ये एक तरह का shock absorber जैसा काम करता है। They also act as transition zone from areas of high protections to areas involving lesser protections। ये एक तरह का transition zone भी होता है। And eco-sensitive zone helps in situ conservation। होप आप लोगों ने पढ़ा होगा in situ conservation इकोलॉजी में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। We will discuss in situ zone in our next lecture। in situ conservation, which deals with conservation of an endangered species in its natural habitat. For example, the conservation of one-horned rhino in Kaziranga National Park। Eco-sensitive zone minimizes forest depletions and animal conflict। तो forest depletion और animal conflict को भी ये eco-sensitive zone prevent करता है। चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस सबसे पहला होता है क्लाइमेट चेंज। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज जनरेटेड लैंड वाटर एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन द इको-सेंसिटिव जोन। एंड दूसरी है लोकल कम्युनिटीज भी कहीं ना कहीं इको सेंसिटिव जोन को डिस्टर्ब करती है या हार्म करती है, जैसे स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज्ड इन एग्रीकल्चर, प्रेशर्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड्स ऑफ फायरवुड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा exerts pressure on the protected areas। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो इको सेंसिटिव जोन को दिक्कत करती है। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है 5G से रिलेटेड। रिसेंटली इंडिया ने स्टार्ट कर दिया अपना 5G ट्रायल, मतलब नोट दे दिया, मतलब इंडिया ने सिग्नल दे दिया है 5G ट्रायल स्टार्ट करने के लिए इंडिया में। देखिए recently न्यूज क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज गिवन परमिशंस टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टीएसपी फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज और एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने अलाउ परमिशन दे दिया है। और इस परमिशंस के संग संग ही चाइना के जो सपने थे इंडिया में 5G ट्रायल को स्टार्ट करने का, वो भी खत्म हो जाता है।
So this formally leaves out Chinese company like Huawei and ZTE from the 5G race in India. दूसरा की पॉइंट्स इसके और क्या है अबाउट द ट्रायल इन द इनिशियल फेज दिस ट्रायल्स विल बी फॉर 6 मंथ पहले ये 6 मंथ के लिए ट्रायल होगा इंक्लूडिंग ए 2 मंथ पीरियड फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सेटिंग अप ऑफ द इक्विपमेंट तो 6 महीने में लगभग 2 महीने क्या होगा ये प्रोक्योरमेंट और उसके सेटिंग इक्विपमेंट को सेट करने में जो टाइम लगेगा एंड telecom service provider will be required to test their setup in urban areas semi-urban area as well as rural area तो ये जो 5G नेटवर्क होगा ये ऑल ओवर इंडिया में ट्राई किया जाएगा चाहे अर्बन चाहे रूरल चाहे सेमी अर्बन एरियाज Telecom service provider will be provided with experimental spectrum in the various bands such as mid band of 3.2 GB 3.67 gigahertz, the millimeter band of 24.25 gigahertz to 28.5 gigahertz and others. तो ये कुछ रेंज दिए गए हैं इस रेंज में ये ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं ये बैंडविड्थ में अगर देखा जाए 5G का एप्लीकेशन ऐसे तो 5G बहुत इसके 5G के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बट कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे कि दिस 5G इट कैन बी यूज्ड इन टेलीमेडिसिन ये इसको टेलीमेडिसिन में यूज किया जा सकता है अभी कोरोना के टाइम में काफी इफेक्टिव होता ये अगर ट्रायल लॉन्च हो गया होता तो दूसरा टेली एजुकेशन में ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी में ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एक्सेट्रा विल बी टेस्टेड एंड द डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रायल विल बी स्टोर्ड इन इंडिया इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो डाटा जो स्टोर होगा ना वो इंडिया में रहेगा वो डाटा तो हमें किसी भी दूसरे कंपनी पे या दूसरे कंट्री में हमारा डाटा नहीं जाएगा ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन की बात है नेक्स्ट इस ट्रायल में हम लोग लगभग अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आर इनकरेज्ड टू कंडक्ट ट्रायल्स यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू द ऑलरेडी नोन 5G टेक्नोलॉजी ये 5G technology was advocated by India and it is approved by International Telecommunication Union 5G जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया ने स्टार्ट किया है और इसको ITU ने अप्रूव भी कर दिया है द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT उन्होंने अलाउ किया है ये 5G टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड IIT हैदराबाद तो IIT मद्रास और IIT हैदराबाद दोनों मिलकर ये टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किए है ये 5G जैसा ही है एंड इट फैसिलिटेट्स मच लार्जर रीच ऑफ द 5G टावर एंड रेडियो नेटवर्क तो ये दूर तक मतलब उसी टेक्नोलॉजी को और दूर तक इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है अगर देखा जाए तो 5G का कुछ शॉर्ट रेंज में यूज होगा और लेटेंसी क्रिटिकल और कुछ लॉन्ग रेंज में यूज होगा जैसे कि शॉर्ट रेंज में अगर देखा जाए तो स्मार्ट बिल्डिंग्स वगैरह हर एक चीज वाटर वाईफाई सीसीटीवी कैमरा लॉकिंग एंड ऑल दोस डिफरेंट थिंग्स ये शॉर्ट रेंज में यूज होगा जैसे कि बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस को इंटरकनेक्शंस दूसरा अर्बन मॉनिटरिंग में जैसे कि स्मार्ट फार्मिंग हो गया अर्बन मॉनिटरिंग वगैरह हो गया उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है इंडस्ट्रीज में भी ये यूज किया जा सकता है जैसे AR VR और ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी ऑटोनोमस ड्राइविंग वगैरह इसमें इसका यूज किया जा सकता है एज वेल एज इन मैसिव स्केल जैसे कि स्मार्ट एनर्जी जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी मूवमेंट एज वेल एज वेरियस अदर थिंग्स तो इस 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है वेरियस सेक्टर में क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट होगी जिससे लेटेंसी बहुत कम होगी और आराम से ये रियल टाइम में कम्युनिकेशन किया जा सकता है अगर ये नीड क्या है अभी 5G का इंडिया में अभी कोरोना के टाइम में तो अगर देखा जाए तो टेलीकॉम मार्केट्स इन इंडिया इज लेफ्ट विद ओनली 3 प्राइवेट टेलीकोस देखिए इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर उसमें सिर्फ 3 ही प्राइवेट टेलीकोस है जो ये काम कर रहे हैं एंड विद द रेस्ट हैविंग सरेंडर्ड टू द लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर्स मतलब बाकी लोग लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और लो रिटर्न के चलते उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया ये सेक्टर को The two state-run companies, MTNL and Bharat and BSNL, have survived but are making various losses. दो ही ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के हैं और चल रहे हैं बट बहुत ज्यादा लॉस वो कर रहा है then in order to increase their average revenues per user it is pertinent for telecos to start offering the new 5G technology as soon as possible तो अगर अपने इस रेवेन्यू को लोग इंक्रीज करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर तो उन्हें ये 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी देन ओनली दे कैन रीप दिस मार्केट तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा नेक्स्ट अगर फीचर्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखा जाए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो नॉर्मली आमतौर पे 5G 3 बैंड में काम करता है एक लो बैंड मीडियम बैंड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम
लो बैंड स्पेक्ट्रम वो होता है which shows greater promise in term of coverage and speed of internet and data exchange. However, the maximum speed is limited to 100 Mbps. तो लो जो बैंड होगा उसमें 100 Mbps क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा। दूसरा है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये मिड बैंड जो स्पेक्ट्रम है इट ऑफर्स हायर स्पीड कंपेयर टू द लो बैंड बट हैज लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज एरियाज। तो एरिया कम कवर करता है लो बैंड के मुकाबले, बट स्पीड ज्यादा होती है। तीसरा जो है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, इट हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ऑल द थ्री बैंड बट हैज एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज एंड सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ। बट बहुत ही लिमिटेड कवरेज होता है इसका हाई बैंड स्पेक्ट्रम में, बट स्पीड काफी हाई होता है। इसको ये अपग्रेडेड LTE है और 5G इज द लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। LTE आपने पढ़ा होगा। if you have not gone through the LTE network, then kindly comment in the comment sections. We will discuss this LTE in next lecture. 5G is the latest upgrade in the long-term evolution mobile broadband network। और 5G बेसिकली क्या है, ये LTE का एक्सपेंडेड या अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें इंटरनेट स्पीड एंड एफिकेसी बहुत ज्यादा होती है। अगर देखा जाए तो इसका हाई बैंड स्पेक्ट्रम 5G का, जिसमें इंटरनेट स्पीड हैज बीन टेस्टेड टू एज हाईएस्ट 20 Gbps। तो 20 Gbps तक का इसमें इंटरनेट की स्पीड हो सकती है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम इंटरनेट डाटा स्पीड इन 4G रिकॉर्डेड एट 1 Gbps। जबकि 4G में 1 Gbps का स्पीड होता है मैक्सिमम, जबकि आपके 5G में 20 Gbps का नेटवर्क स्पीड होता है। 5G will provide up to 3 times greater spectrum efficacy and ultra low latency। इसमें बहुत ही कम लेटेंसी होगी, बहुत ही फास्ट इंटरनेट होगा ये। और लेटेंसी वह होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय डाटा टू ट्रैवल टेक्स्ट टू ट्रैवल बिटवीन इट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन में जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को लेटेंसी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीड लेटेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा 5G का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रायल शुरू हो जाने से हमारे बहुत सारे और भी इस 5G के फीचर्स को यूज किया जा सकता है डिफरेंट सेक्टर्स में। अपने अगले न्यूज में चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया इज अलाउड टू कवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आता है। ये आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा समझते हैं आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिस्ट्रेन मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजेस। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने एक प्ली दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा था कि क्यों ना ये जो मीडिया जो ओरल ऑब्जर्वेशंस जो होता है जजेस का, वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि मीडिया शुड नॉट शो दिस ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजेस। जिस पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, दैट मीडिया हैज राइट टू रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग। और मीडिया को ये पूरी तरह से राइट होगा कि ये प्रोसीडिंग्स को वो दिखा सके, तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है इसको मीडिया आराम से रिपोर्ट कर सकती है, और ये इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आता है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज a रियल टाइम reportage of court proceedings including the oral exchange in courtroom between judges and lawyers is part of the right to freedom of speech under article 19। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 19 में दिया गया है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर बोलने की आजादी है तो इसका मतलब ये है सुनने की भी आजादी होगी और इंफॉर्मेशन की भी आजादी होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करना, सुनना और उसको बताना, ये भी राइट्स के अंदर में ही आएगा। दूसरा, with the advent of technology, reporting has proliferated through social media's forum, which provides real-time updates to a much wider audience, and this is an extension of the freedom of speech and expression that the media possesses. This constitutes a virtual extension of the open court। तो ये ओपन कोर्ट का एक वर्चुअल एक्सटेंशन है। होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब कोर्ट ने उन्हें मीडिया को अलाउ कर दिया कि आप आराम से इसको मतलब कोर्ट के ट्रायल को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी डाले कि उन सब केसेस में जहां पर चाइल्ड एब्यूज हुआ हो और चाइल्ड का सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो, या मैरिटल केसेस या रेप के केसेस में, इसमें आपको ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता, या मीडिया उसको नहीं दिखा सकता।
द फेनोमेना ऑफ फ्री प्रेस शुड एक्सटेंडेड टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल इंटीग्रिटी की जो अगर बात किया जाए तो राइट ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट एंड डिसेमिनेट इश्यूज एंड इवेंट्स इंक्लूडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग दैट वेयर ए पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन ऑगमेंटेड द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। देखिए, ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग अगर हम मीडिया दिखाती है पब्लिक को, तो इससे होगा क्या कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग, कोर्ट के ऊपर में जो इंटीग्रिटी है और लोगों को बढ़ेगा, लोगों को कोर्ट के ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा कि कोर्ट है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे राइट्स को। दूसरा, फंक्शनैलिटी ऑफ ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग की अगर बात की जाए तो ये कंसेप्ट थोड़ा नया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि इट इंश्योर्स दैट द जुडिशियल प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी व्हिच इन टर्न इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इज क्रूशियल टू एस्टैब्लिश द पब्लिक फेथ इन देम। तो इससे ओपन कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी, ये अगर लोग देखेंगे तो उनको कोर्ट्स के ऊपर में या लॉ के ऊपर में थोड़ा भरोसा होगा। दूसरा, court proceedings are vital source of public information about the activities of the legislature and the executive, and an open court serves an educational purpose as well, becoming a platform for citizens to know how the practical application of the law impact upon their right। तो हर हाल में लोगों को जानने का अधिकार है कि आखिर उनके राइट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे होता है और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है और लॉ का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे उसके राइट्स के ऊपर में। तो ये एक तरह का अवेयरनेस है और कोर्ट ने इसको पूरी तरह से अलाउ किया है कि हम मीडिया को मना नहीं कर सकते और मीडिया के ये अधिकार क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में आता है। तो कोर्ट का ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट था जिसमें अपने आप को भी उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया, अपने आप को भी एक अकाउंटेबल दिखाया कि हम भी अकाउंटेबल हैं लोगों के प्रति। लैंग्वेज की बात अगर बोली जाए तो देयर इज अ नीड फॉर जजेस टू एक्सरसाइज कॉशन इन ऑफ द कट रिमार्क इन ओपन कोर्ट व्हिच मे बी ससेप्टेबल टू मिसइंटरप्रिटेशंस। लैंग्वेज बोथ ऑन बेंचेस एंड इन द जजमेंट मस्ट कंफर्ट विद जुडिशियल property, and language is an important instrument of judicial process which is sensitive to constitutional values। बट इसमें ये भी है कि जो कोर्ट में जो लैंग्वेजेस वगैरह यूज होंगे उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ही यूज करने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और इससे शायद जुडिशरी थोड़ी सी अकाउंटेबल बनेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो कल मिलते हैं आपसे डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे।